सभी को नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 21 जून 2023 और आज हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के कुछ अच्छे आर्टिकल देखने वाले हैं जो आपकी यूपीएससी प्री और मेंस के एग्जाम में काम आने वाले हैं। आप लोगों की डिमांड थी कि मैं डेली द हिंदू के वीडियो बनाऊं, नोट्स आपको प्रोवाइड करूं टेलीग्राम के माध्यम से। बहुत सारे एस्पिरेंट टेलीग्राम चैनल के बारे में नहीं जानते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, या आप टेलीग्राम में जाकर सर्च करना स्टडी आईएसपी धर्मेंद्र जाखड़। लगभग 1 लाख से अधिक लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो ये फ्री पीडीएफ जो है डेली आपको मिल जाती है और अच्छा कंटेंट आपको हमेशा मिल जाता है। तो हम कोशिश करेंगे इसको लेकर कि डेली आपको मैं द हिंदू की वीडियो बना पाऊँ। आपकी जिम्मेदारी है वीडियो को लाइक जरूर करा करो, शेयर करा करो, तभी ये पॉसिबल होगा। अदरवाइज बहुत कम लोग देखते हैं तो मुझे भी इतना मोटिवेशन नहीं मिलता कि मैं डेली लेकर आऊँ। ठीक है, आप लोग प्यार करोगे, वीडियो को शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं ज़रूर ऐसा डेली प्रयास करूँगा। ठीक है, क्योंकि और भी कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। दिन भर मेरा शेड्यूल इतना हेक्टिक रहता है कंटेंट को लेकर। ठीक है, क्योंकि हमारे जो 20 दिन के जो हिंदू पहले के बच गए थे उनको भी मुझे कवर करना है अभी, और कई सारी बुक्स उन पर भी काम कर रहा हूँ। तो चलते हैं, पहला जो टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी जैसे मोदी जी अमेरिका गए हैं तो वहाँ से क्या होगा, बहुत सारे जो एग्रीमेंट होंगे, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, तो वो हमारी प्री और मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट बन जाता है। विशेषकर ये जो टॉपिक आप जानते हो आईआर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का टॉपिक कहाँ पे है सिलेबस में, GS2 पेपर में मेंस के, तो वहाँ पे ये चीज़ें काम आ सकती है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे विशेषकर जैसे भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार है या जो स्ट्रेटेजिक जो रिलेशन है उनको हमें इस आर्टिकल में देखने को मिलेगा। तो ये भी साथ में डाटा आपको पता होना चाहिए कि किस देश के साथ कितना व्यापार हो रहा है। तो आप जैसे 2018 से लेकर 21 या 22 तक डाटा देखोगे तो जैसे भारत कितना मतलब एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को। ठीक है, बहुत सारा आप वस्तुओं का व्यापार देखना, सर्विस देखना, टोटल कितना है, लगभग 102 यूएस डॉलर बिलियन, डॉलर यूएस बिलियन आप कह सकते हो इनको, 102 डॉलर बिलियन। काफ़ी अच्छा हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। इसके अलावा यूएस एक्सपोर्ट कितना करता है, ये लगभग 56 है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की ना कि ये भारत के प्लस में है। ये जो व्यापार आपने देखा होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट पड़ा होगा, जो व्यापार का भुगतान संतुलन खाता होता है, हमारे पक्ष में है, पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं हमारे यूएस के साथ जो रिलेशन है, क्योंकि यार एक चीज़ नोटिस करना कि किस आजकल क्या हो रहा है, आज का युग है इकोनॉमी का युग है, आर्थिक युग है, या आप कह सकते हो टेक्नोलॉजी का युग है। तो कोई भी देश यदि आर्थिक रूप से और तकनीकी रूप से एक पावर हासिल करता है तो कहीं ना कहीं वो विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में एक सुपर पावर बनने की कोशिश करता है। और उसका क्या होता है, इसका लाभ किसको मिलता है, उस देश के लोगों को मिलता है, मानव संसाधन को मिलता है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से या तकनीकी दृष्टिकोण से हमारे रिलेशन यूएस के साथ बहुत अच्छे हैं। जो भी हम निर्यात करते हैं तो वहाँ से एक तरह से काफ़ी पैसा बाहर से हमारे यहाँ आता है। और यही बात हम चीन के मामले देखें तो ये उल्टा है। मतलब चीन बहुत ज़्यादा, मतलब भारत, आप कह सकते हो कि भारत चीन से बहुत ज़्यादा वस्तुएं खरीदता है, तो वो नेगेटिव चला जाता है। तो हमारे रिलेशन इन चीज़ों पर भी टिके रहते हैं। तो आपको बहुत सारे डाटा भी पता होने चाहिए साथ में। तो इंडिया और यूएस का हम जैसे पहले जो संबंध देखते हैं उसमें आर्थिक संबंध देखते हैं, आर्थिक जुड़ाव उनका देखते हैं। मेंस के पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि भारत और यूएस की रिलेशन को लेकर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस साल पूछा जा सकता है। निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आप इस बार देख लेना, यदि आप में से कोई 2023 की मेंस के एग्जाम लिख रहा है, चाहे यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी एग्जाम हो, यदि ये वीडियो देख रहा है तो आप मान के चलो यहाँ से इस टॉपिक से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मेंस के एग्जाम को डायरेक्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो कीवर्ड मैंने हाईलाइट कर दिया है। जैसे भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है उसमें आर्थिक संबंध क्या है, इनका बेस है। इन्हीं संबंधों पर अन्य द्विपक्षीय संबंध बनते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि जैसे भारत और यूएस के बीच में कोई रिलेशन होंगे तो दोनों देश ये देखेंगे कि उनका नेशनल इंटरेस्ट क्या है, उनके राष्ट्रीय हित क्या है। ठीक है, तो आर्थिक संबंध उनमें सबसे ऊपर आते हैं, तो ये देखना है। इसके अलावा सुरक्षा सबसे ऊपर आती है, आर्थिक संबंध साथ में जुड़े रहते हैं। ठीक है, द्विपक्षीय संबंधों को वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने दोनों का संकल्प है, क्योंकि दोनों के रिलेशन हम देखते हैं तो उसमें ये देखा गया है कि हाल ही में अमेरिका और भारत के जो रिलेशन है काफ़ी मजबूत हो रहे हैं, और दोनों ये ध्यान रखते हैं कि साझा लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दे। ये कीवर्ड है जो मैंने हाईलाइट किया ना, आपकी मेंस के एग्जाम यदि ऐसा लिख पाए आप तो अच्छे कीवर्ड को हाईलाइट करके आना वहाँ पे। यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मेंस के एग्जाम में ये जो कीवर्ड है ना, ये ध्यान रखना। विशेषकर आप अपनी लिस्ट बना सकते हो, हर एक सब्जेक्ट के आईआर के ऐसे मिलेंगे, एथिक्स के अलग मिलेंगे, इकोनॉमी के अलग मिलेंगे, ज्योग्राफी के कीवर्ड अलग मिलेंगे। तो कीवर्ड उस सब्जेक्ट के क्या होते हैं, बेस होते हैं, और यही मेंस के एग्जाम में आपको आंसर राइटिंग में कीवर्ड को हाईलाइट करके दिखाना है। बहुत इंपैक्ट इनका पड़ेगा आपके आंसर पर। तो कहीं ना कहीं ये सभी जो क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दे उनको आगे लेकर बढ़ता है। आप ये जानते हो कि इस साल जैसे भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इसके अलावा भारत बहुत सारे आप जानते हो विकासशील राष्ट्रों का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं जो यूएस के भारत की रिलेशन है सब उसी दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
आगे जैसे ये है कि बहुत सारी चीज़ें व्यापार के हमने ये डाटा देख लिया कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और सरप्लस है। सबसे अच्छी बात है, पॉजिटिव है कि वहाँ से हमें नुकसान नहीं होता, उनके साथ रिलेशन में नुकसान नहीं होता, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो जब भी देखो भारत और यूएस के संबंध होंगे ना, जब ऐसी समस्या आएगी तो भारत हमेशा यूएस को वरीयता देगा, क्योंकि भारत के वहाँ पे राष्ट्रीय हित है उसके दृष्टिकोण से। तो व्यापार संतुलन में हमारा अच्छी बात है। जबकि चीन के सापेक्ष हम तुलना करें तो हमारा प्रतिकूल है, वहाँ पे जो बैलेंस चालू खाता गाठा है, काफ़ी समस्या वहाँ पे देखने को मिलती है। ये सब पॉइंट आप नोटिस कर सकते हो और साथ में नोट डाउन करके अपनी मेंस के एग्जाम में लिख सकते हो। बहुत सारे एस्पिरेंट कई बार ये कहते हैं कि पीडीएफ हिंदी इंग्लिश में साथ मत रखो, ठीक है, इनको अलग अलग करो, तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। और मेरा ये मानना है कि आप हिंदी इंग्लिश साथ रखोगे ना तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि हो सकता है कई बार हिंदी अनुवाद में कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन इंग्लिश अनुवाद तो इनका सही रहता है ना। और वैसे मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अनुवाद बहुत अच्छे से करता हूँ, कुछ अच्छे टूल इस्तेमाल करता हूँ, उनके माध्यम से अनुवाद करता हूँ। केवल गूगल ट्रांसलेट नहीं करता हूँ, कई और भी जो मेरा अनुभव है या कुछ टूल अन्य टूल है उन पर काम करके यहाँ पे अनुवाद करता हूँ, तो हिंदी अच्छी हो जाती है फिर, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना। आपको चाहो तो इनके वीडियो के साथ ही नोट्स बना लो, या टेलीग्राम पे पीडीएफ आती है उनको देख के शॉर्ट नोट्स बना लो। आदत डाल लो कि जैसे आज का जो हम पढ़ रहे हैं उसको मात्र एक पेज में, आधे पेज में निपटा लो, एकदम शॉर्ट अपने नोट्स बना के, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर, जैसे एक डाटा इसमें है कि जो अमेरिकन कंपनी है भारत में विनिर्माण से लेकर दूरसंचार या उपभोक्ता वस्तुओं से लेकर जो सर्विस एरिया या एरोस्पेस से लेकर लगभग कितना $60 अरब निवेश कर रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ से एफडीआई भी आता है, ठीक है, हम निर्यात भी करते हैं, निर्यात से पैसा भी आता है। हमारे लोग वहाँ पे जाके क्या करते हैं, काम भी करते हैं, चाहे आप वाइट कॉलर जॉब ले लो या कोई भी अन्य प्रकार की जॉब की बात कर लो। इसके अलावा रणनीतिक आधार क्या है, स्ट्रेटेजिक क्या इनके बेस है भारत और यूएस के रिलेशन के। तो हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि अभी चीन हमारे दोनों के बीच में एक केंद्र बिंदु में है, क्योंकि दोनों के साझा हित यहाँ पे टकराते हैं। चाहे आप अमेरिका की मान लो, अमेरिका पूरे विश्व पर राज करना चाहता है या इंडो पैसिफिक में हमेशा आगे रहना चाहता है, तो उसको कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक में भारत जैसे एक बड़े रणनीतिक साझेदार की जरूरत है। हमेशा उनकी विदेश नीति में देखने को मिलता है। आप जब भी देखना न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उनकी विदेश नीति और भारत की विदेश नीति की जो कीवर्ड है उनको रखना हमेशा, कि भारत को वो हमेशा महत्व देता है, रणनीतिक एक साझेदार इस क्षेत्र में मानता है। क्योंकि चीन के रिलेशन भारत के साथ कई बार आप जानते हो सीमा को विवाद को लेकर या सागरीय सीमाओं को लेकर, अन्य देशों को लेकर हमेशा रहते हैं। तो इसमें बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही के आप देखोगे 20 सालों के दौरान ये बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको चाहिए होंगे, जैसे नीचे दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल आपको चाहिए। एक तो क्वाड आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से देश इसमें हैं। जैसे 2017 के बाद में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान इसमें आगे बढ़ रहे हैं। इंडो पैसिफिक में कहीं ना कहीं चीन की जो एक आक्रामक नीति है उसको प्रतिस्थापित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो आपके पास एक एग्जाम्पल बस इतना ही काफ़ी है कि जैसे आपने ये पॉइंट लिखा मेंस के एग्जाम में, आप यूएस और इंडिया के रिलेशन के बारे में लिख रहे हो, तो कुछ आपने क्या लिखा, जैसे ये कीवर्ड हो सकते हैं आपके कि पहला जैसे आर्थिक आपने हित लिखे या आर्थिक संबंध लिखे है ना, पहला कीवर्ड हो गया आर्थिक संबंध। तो आर्थिक संबंध में आपने एक डाटा देके बता दिया कि हमारा लगभग इतना $1 बिलियन आपस में व्यापार हो रहा है, और इसमें सबसे पॉइंट ये लिखना कि हमारा वहाँ पे क्या है, भुगतान संतुलन पॉजिटिव है, ठीक है, घाटा नहीं है। तो आपने आर्थिक चीज़ों को लिख दिया। इसके अलावा ये लिख सकते हो कि लगभग 60 जो बिलियन डॉलर है उसका यूएस की कंपनियां भारत में निवेश कर रही है। तो आपने आर्थिक दृष्टिकोण से लिख दिया। इसके अलावा कोई एग्रीमेंट आपको याद हो वो लिख दिया। दूसरा आपने लिख दिया फिर रणनीतिक लिख दिया, रणनीतिक या सामरिक लिख दिया, ठीक है। सामरिक में ये कीवर्ड होनी चाहिए, क्वाड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा ग्रुप है कौन सा, I2S2 है, कौन सा I2U2 जो ग्रुप है वो लिख दिया। इसके अलावा और कोई सामरिक लिख सकते हो वो लिख देना। फिर आप डिफेंस में लिख सकते हो, रक्षा क्षेत्र में लिख सकते हो, रक्षा क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी डील है वो लिख सकते हो। आप तकनीकी दृष्टिकोण से लिख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे एक मानवीय संसाधन के दृष्टिकोण से लिख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कीवर्ड आप समझ रहे हो ना कि मेंस के एग्जाम में जितनी आपके आयाम होंगे, जितनी विविधता होगी आपके, है ना, और वही ये आर्टिकल आपको सिखाएंगे सोचना समझना। अब यार देखो, ये जो कोचिंग का मटेरियल आप देखोगे ना, सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं ना, उसमें भी ये सब आयाम होते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर आपको ये सोचने विचारने का आयाम ज़्यादा देता है। डेली बेसिस पर आप थोड़ा थोड़ा जो आर्टिकल वगैरह है ना, इनको सोचने समझने की क्षमता आपका पैदा करता है। कोचिंग का कंटेंट ये करता है कि आपको वो थोड़ा रटना सिखाता है, मगअप कर लोगे, नॉलेज इन्फॉर्मेशन ले लोगे, लेकिन एक सोचने समझने तार्किक क्षमता विकसित करने की क्षमता कहाँ से विकसित कर पाओगे, ये न्यूज़पेपर आपको सिखाएगा। तो मेरा ये मानना है कि न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, हिंदी का समझ में आता है वो देखते रहो, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू में अच्छे आर्टिकल आते हैं, मैं पढ़ाता हूँ यहाँ से, वो देखते रहना, लेकिन खुद भी थोड़ा प्रयास करते रहना, ठीक है। तो ऐसे इसी दृष्टिकोण से मेंस का देखो मैं फॉर्मेट आपको दे रहा हूँ कि यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो मेरे मन में पहले से तय है कि मैं इस क्वेश्चन को ऐसे हैंडल कर लूँगा। मेरे पास अच्छे एग्जाम्पल होंगे, अच्छे कीवर्ड होंगे जिनको हाईलाइट करूँगा, ठीक है, ऐसे करके बताऊँगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो क्वाड हमने देख लिया, इसका एग्जांपल देके बताना कि इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो चीन की प्रतिस्पर्धा है उसको कम किया जा सकता है, और भारत का भी एक तरह से यहाँ पे काफ़ी नेशनल इंटरेस्ट है हिंद महासागर को लेकर, तो यहाँ पे क्वाड अच्छी भूमिका निभा रहा है। जो क्षेत्रीय आप कह सकते हो सुरक्षा है उसको काफ़ी बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा जैसे I2U2 है, ये काफ़ी लास्ट ईयर इसका क्वेश्चन भी आया था।
I2U2 का, यानी भारत, इजराइल और अमेरिका संयुक्त अरब अमीरात, इनका समूह है, जो किस दृष्टिकोण से काम कर रहा है? ये हर एक दृष्टिकोण से काम कर रहा है, चाहे आप सामरिक मान लो या ऊर्जा, मानव संसाधन, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, इन सभी में क्या कर रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल आपके पास हो गया। डिफेंस में आप देखना कई प्रकार के आजकल ड्रोन को लेकर समझौता हो रहा है, कई मिसाइल को लेकर समझौता हो रहा है, या मतलब बहुत सारे अपने आप कह सकते हो हथियार कहाँ से मंगवाते हैं, अमेरिका से मंगाते हैं, बहुत सारे डिफेंस टेक्नोलॉजी है वहाँ से हम खरीदते हैं, तो वो आप बता सकते हो। ठीक है, कई डाटा देके आप साथ में ये बता सकते हो। और साथ में लेकिन ऐसी बात नहीं है, जैसे यहाँ पे इस आर्टिकल में 4-5 ये कीवर्ड आए थे ना, ठीक है, लेकिन आपके पास और भी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीति इन पे आओ, तो आपके पास और भी 5-7 कीवर्ड हो ना, तो इनको ऐसे बांट लेना, इकोनॉमी दृष्टिकोण से, पॉलिटिकल दृष्टिकोण से, कल्चरल भी हो सकता है, या मतलब टेक्नोलॉजी दृष्टिकोण से हो सकता है, डिफेंस हो सकता है, स्ट्रेटेजिक हो सकता है, ऐसे 5-7 कीवर्ड सबके एग्जाम्पल। ठीक है, ये बहुत ही बेस्ट आपका मॉडल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका आपका मेंस का होना चाहिए, एटलीस्ट 5-7 आयाम तो होने चाहिए किसी भी टॉपिक को लिखने के लिए। तो यूएस एंड इंडिया के जो रिलेशन पे ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो आपके पास 5-7 अच्छे पॉइंट होने चाहिए, जिनमें अच्छे अच्छे एग्जाम्पल और उनको हाईलाइट करके कीवर्ड के साथ में लिख देना है, तो आपका आंसर बेस्ट हो जाएगा। और इंट्रोडक्शन में लिख देना हाल ही में, जैसे यदि इंडो यूएस का आता है तो आप लिख सकते हो कि हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी की यात्रा के दौरान ये हुआ। इंट्रोडक्शन में थोड़ा करंट कॉन्टेक्स्ट बता सकते हो, या कोई अच्छी डाटा वगैरह हो तो वो बता सकते हो। हर एक दृष्टिकोण अलग अलग आता है। और जब आप कंक्लूजन लिखते हो, जैसे क्या होता है कि कोई भी जब आंसर लिखते हैं, एक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, अभी समझा देता हूँ, एक बॉडी पार्ट होता है, ठीक है, क्वेश्चन का एक होता है, उसका कंक्लूजन पार्ट होता है। तो इंट्रोडक्शन में आपको हमेशा ध्यान रखना है 2 या 3 लाइन में चीज़ दिखानी है। जैसे इसका कोई क्वेश्चन आता है, इंडो यूएस रिलेशन का कोई इस साल क्वेश्चन आ गया मेंस में, तो आप ये कॉन्टेक्स्ट बता सकते हो कि हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी की यात्रा हुई, इस दौरान ये हुआ, थोड़ा थोड़ा ये बता सकते हो। या कोई अच्छी चीज़ आपको और बताओ तो 2-3 लाइन में काफ़ी है बस। अब बॉडी पार्ट में इंडो यूएस रिलेशन को 2-3 दृष्टिकोण से देखना है। एक तो कौन सा रिलेशन चल रहा है, जैसे अभी हमने बात की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और डिफेंस वगैरह, इस दृष्टिकोण से बात की। दूसरा ये बात करनी है, लेकिन सब कुछ अच्छा ही नहीं है, जैसे यहाँ पे हमने अच्छी बातें की, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी आलोचना भी करनी है। या आप कह सकते हो कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं भी जिनको सुलझाया जाना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, चाहे व्यापार को लेकर कई बार WTO में चला जाता है, भारत के खिलाफ शिकायत करता है, या हम रूस से क्या करते हैं, जो तेल खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं वो कहता है कि यार आप रूस से मत खरीदो, हमारे रिलेशन अच्छे हैं, ऐसा मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो विदेश नीति उस पर दबाव डालता है। या अन्य जो मामले आप कह सकते हो जो अभी सुलझाए जाने चाहिए, या भारत के कई बार जो वीज़ा वाले मामले आते हैं उनको आप बता सकते हो कि उनको सुलझाया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे, आलोचना, थोड़ा सा आप इसका दूसरा पक्ष भी बताओ, केवल एक पक्ष मत बताओ। हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे या नहीं पूछे, उसके 2 दृष्टिकोण बॉडी पार्ट में लेके आना है। मैं हमेशा तीसरा पक्ष भी लाता हूँ, थोड़ा सा समाधान वाला, कि मेरे पास कुछ समाधान के पॉइंट भी है, 3-4-5 पॉइंट मेरे पास शॉर्ट में बताने के लिए है। तो ये मेरा एक तरीका है। आपको दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ इस बात को, 2-3 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखना है, बॉडी पार्ट में ध्यान रखना है, उसके 2-3 आयाम होते हैं। एक आयाम होता है उसका पक्ष का आयाम होता है, पॉजिटिव कह सकते हो या अच्छा ही कह सकते हो। एक उसका आलोचना या विपक्ष का पार्ट होता है, एक थोड़ा सा एक समाधान का पार्ट होता है। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, अपना कंक्लूजन लिखना है। और कंक्लूजन ऐसा लिखना है कि हमेशा पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव कोई बात नहीं करनी है, इसमें एक आशावादी नजरिया रखना है, हमेशा सोच ये रखनी है आशावादी। यानी जो भी समस्या हमने देखी है ऊपर, जो भी मुद्दे हमने सुलझाए हैं, एक आशावादी दृष्टिकोण के साथ एक पॉजिटिव आपको यहाँ पे एंडिंग करनी है इसकी, है ना। ये एक तरीका होता है, बेस्ट मॉडल आंसर का यही तरीका होता है। आप किसी भी टॉपर्स के देख लेना, या मतलब आप जैसे खुद भी लिखते हो तो आपको एक चीज़ों को पता लग जाएगा। तो ये तरीका होता है। ऐसे ही जो आर्टिकल होते हैं, एडिटोरियल होते हैं, उनसे मॉडल आंसर तैयार किया जाता है। ठीक है, डेली इतना कर लोगे, डेली एक भी कर लोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आप आंसर राइटिंग के मतलब अच्छे मतलब कलाकार बन जाओगे। ठीक है, अच्छी आपकी उस पर लेखनी पर आपकी पकड़ हो जाएगी। ये तरीका मैं सिखाना चाहता हूँ सेल्फ स्टडी के माध्यम से आपको। ठीक है, तो यही बात है कि जैसे हम ऊपर पढ़ रहे थे अभी, तो कुछ समस्याएं भी है जिनको हल करने की आवश्यकता है। जैसे अभी हमने बात की कि जैसे कुछ प्रौद्योगिकी जो स्थानांतरण है, मुक्त हस्तांतरण की बात है। ठीक है, इनकी समस्या है। साथ में जैसे 2019 में एक जनरलाइज सिस्टम जो एक एग्रीमेंट हुआ था, उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको अभी सुलझाया जाना चाहिए। कई बार अमेरिका भारत पर आरोप लगाता है कि आप संरक्षणवादी रवैया अपना रहे हो, आप जो WTO की गाइडलाइन उनके अनुसार कार्य नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पर भारत की शिकायत करता है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे ये रूस और ये मामला बनता है, भारत और रूस के रिलेशन कहीं ना कहीं फिर कई सारी दिक्कतें आती है। और लास्ट में फिर जब कंक्लूड करते हो तो हमेशा ये लिखना कि मतलब हम ऊपर जो हमने विश्लेषण किया उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से वर्तमान यथार्थवादी दृष्टिकोण के हिसाब से भारत और यूएस के संबंध बहुत अच्छे हैं, और भारत और यूएस के जो संबंध है बहुत अच्छे हैं। जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से कहीं ना कहीं हमारी जो क्षेत्रीय संप्रभुता रक्षा है उनको दृष्टिकोण से रखकर ऐसा कुछ अच्छा सा पॉजिटिव एंड कर देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, इसी दृष्टिकोण से आए थे। जैसे इसका आगे तो आपको ये पता होना चाहिए किस लिए बना हुआ है, अभी हमने ऊपर चर्चा की तो इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो इस हिसाब से हो गया लास्ट ईयर। उससे पहले भी जैसे 2021 में जो क्वेश्चन आया है, भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन की महत्वाकांक्षाओं को मुकाबला करना, नई जो राष्ट्र साझेदारी है, जैसे इसके बारे में पूछ लिया था पहले।
तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ग्रुप इनका, इसका मतलब क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, आपस में ग्रुप बनते हैं, ये ना केवल प्री में इंपॉर्टेंट है बल्कि मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको ये तरीका पता होना चाहिए, जैसे आप मेंस के क्वेश्चन देखते हो PYQ, तो उससे पहले क्या हुआ, इसके बारे में पूछा, अगले साल इसके बारे में पूछ लिया। इसका मतलब हर साल आप तैयार रहो इस चीज़ के लिए कि कोई ना कोई एक ग्रुप का क्वेश्चन आ सकता है जो भारत के दृष्टिकोण से या इंडो पैसिफिक जो जोन है उनके दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है। तो यही आर्टिकल का सार है कि ऐसे क्वेश्चन आप तैयार कर लो पहले से। सेकंड आर्टिकल पे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये आपके कहाँ काम आएगा, विशेषकर GS फर्स्ट में काम आ सकता है और GS 3 में भी काम आ सकता है, जहाँ पर ज्योग्राफी क्लाइमेट के ऐसे मुद्दे हैं वहाँ पे काम आ सकता है। तो ये रिपोर्ट एक आई थी अभी हाल ही में, उसमें बताया गया है कि आने वाले वक्त में 2030 तक ये हो जाएगा कि जो आर्कटिक की जो बर्फ़ है वो बिल्कुल मतलब ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल वहाँ पे कुछ बचेगा नहीं। अब यदि वहाँ पे ऐसा होता है तो आप ये जानो कि कितना एक जो आर्कटिक जो बर्फ़ है उसका कितना क्लाइमेट में, वहाँ की जो सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र उसमें कितना बड़ा रोल होता है। ऐसा यदि होता है तो बहुत बड़े इसके नुकसान देखने को मिलेंगे, विशेषकर ग्लोबल वार्मिंग की बारंबारता बढ़ सकती है, तटीय क्षेत्रों के डूबने का खतरा हो सकता है, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु उनके साथ समस्या आएगी। इस महासागर के अंदर जो एक पैटर्न बनता है विंड का या वायुमंडलीय परिसंचरण का, आप कह सकते हो जलधाराएं जो हैं उनका, बहुत सारा ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे साफ देखने को मिल सकता है। तो इसी दृष्टिकोण से आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाल ही में एक नेचर कम्युनिकेशन एक पत्रिका है या एक रिपोर्ट है उसमें आया था, और उससे पहले भी हमने देखा कि 2021 में जो IPCC की नवीनतम रिपोर्ट आई थी उसमें भी ऐसा बताया गया था कि ये डरा देखे कि 2030 तक मतलब जो आर्कटिक है उसकी बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा पिघल जाएगी या वहाँ पे ऐसे बहुत सारे संकट पैदा हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे ऐसा क्वेश्चन आ गया तो यही आपके पास इंट्रोडक्शन है, मतलब आर्कटिक को लेकर कोई क्वेश्चन आता है, बर्फ़ को लेकर या क्लाइमेट को लेकर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो इंट्रोडक्शन में ये डाल दो कि हाल ही में नेचर जो प्रकृति या संचार या नेचर कम्युनिकेशन जो पत्रिका है या स्टडी है, आप कह सकते हो नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित स्टडी, और साथ में जो IPCC की रिपोर्ट है 2021 की, उसमें ये बताया गया है कि 2030 तक आर्कटिक बर्फ पिघल जाएगी। तो आपका इंट्रोडक्शन कितना प्यारा हो गया। सामान्य इंट्रोडक्शन मत लिखो जो नॉर्मल सभी लोग लिखते हैं, सामान्य मत लिखो, 2-3 लाइन में ऐसा लिखो कि मजा आ जाए पढ़ के। आप कोई नहीं कोई कोट कर रहे हो, कोई किसी चीज़ को, किसी रिपोर्ट को, किसी पत्रिका को, ठीक है, डाटा इंडेक्स वगैरह, इनको कोट करना सीख जाओ, इस बात को एकदम लिखना। तो ये आपका एक मॉडल आंसर तैयार हो रहा है पढ़ते पढ़ते। मैं ऐसे आर्टिकल आपको फालतू आर्टिकल नहीं दूंगा, ज्ञान नहीं दूंगा, मैं केवल ये कराऊंगा कि ये आर्टिकल पढ़ने के बाद में एक क्वेश्चन मॉडल आंसर आपका मेंस का तैयार हो जाए, चाहे डायरेक्ट आए या इनडायरेक्ट आए, हर एक आर्टिकल में गारंटी देता हूँ आपको इस बात की कि आपकी मेंस के एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, तो आगे जैसे देखते हैं। तो हाँ, इससे बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट और इसके परिणाम होंगे। अभी हमने बात की बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि आप ये जानते हो जो भी हमारी पृथ्वी का जल है, सागर है, महासागर है, उनका जल स्तर ये सब आपस में जुड़ी रहती है। जो महासागरीय जलधाराएं हैं वो इनसे बनती है। जो विंड सिस्टम है हमारा, जो वायुमंडलीय परिसंचरण है, जो जैव विविधता है, सब किससे जुड़ी रहती है, कहीं ना कहीं जो जल है उनका तापमान है, लवणता है, उसके साथ जुड़ी रहती है। तो ये सब प्रभावित होंगे। तो क्या प्रभावित होगा, जो उनसे जुड़ा हुआ संचरण है, चाहे चक्रवातों की बारंबारता बढ़ेगी, चाहे तटीय क्षेत्रों का जो डूबना होगा, लोगों का विस्थापन होगा, ये सब इम्पैक्ट आप इस आंसर में बता सकते हो बाद में ऐसा क्वेश्चन आए तो ये बताया गया कि यहाँ पे इम्पैक्ट है जो आर्कटिक कह सकते हो कि ग्रह के अन्य क्षेत्रों की तुलना में यहाँ पे जो जलवायु हीटिंग का है उसका अनुभव ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, और आप ये जानते हो जैसे जो तापमान होता है, महासागर का जल उसको अवशोषण करता है, तो फिर ये बर्फ ज़्यादा पिघलती है, फिर एक तरह से एक पूरा संचरण बिगड़ने लगता है। तो वहाँ के जो स्थानीय निवासी है, ये वैज्ञानिक ऐसा बता रहे हैं कि अब जो बर्फ थी पहले के ज़माने के दृष्टिकोण से देखें तो उसका बहुत ही मतलब काफ़ी पतली हो गई है, जो लेयर बनती है काफ़ी कम हो गई है। तो इसको बताया गया। साथ में यहाँ पे डाटा देके भी बताया गया कि 40 वर्षों का यहाँ पे अनुभव है कि जो बर्फ़ का एक लेयर बनता था वो 7 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है उसे घटकर 4 मिलियन हो गया है। तो आप डाटा देके भी साथ में अपने जो पॉइंट है उसको वैलिड कर सकते हो कि इस रिपोर्ट में बताया गया कि ऐसा हो गया है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी एक जलवायु का बड़ा पार्ट है, जलवायु प्रणाली है, जो हमारा वायुमंडल आपस में जुड़ा रहता है। तो जल और पवन और आप कह सकते हो तापमान, लवणता, ये सब आपस में जितने भी क्लाइमेट के घटक हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं। तो यदि कोई एक घटक में बदलाव आता है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हर जगह देखने को मिलता है। तो जैसे हम जानते हैं कि सूर्य की जो प्रकाश की मात्रा है वो सागर के माध्यम से, आदि के माध्यम से अवशोषण होता है, फिर जो टेम्परेचर है वो एक बैलेंस होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जलधारा इसमें बड़ा रोल निभाती है, पवन इसमें बड़ा रोल निभाती है। तो ये वायुमंडलीय परिसंचरण क्या होगा, इस पर नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। उसके फिर जो नेगेटिव प्रभाव होंगे, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस होंगे, वो आप बता सकते हो। तो इस तरीके से ये आर्टिकल आपको बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी सूचना यहाँ पे देता है वायुमंडलीय। तो आप कह सकते हो चक्रवातों को लेकर बहुत सारे जो वहाँ पे जो आर्कटिक क्षेत्र में टेम्परेट जोन या कहते हैं ना जो समशीतोष्ण चक्रवात है उनकी घटनाएं, इनमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। तो कई सारे मुद्दे यहाँ पे हैं। क्वेश्चन पहले भी आ चुका है 2021 के एग्जाम में कि आर्कटिक की बर्फ और अंटार्कटिका ग्लेशियर का पिघलना किस तरह अलग अलग ढंग से पृथ्वी के मौसम के स्वरूप और मनुष्य की गतिविधियों पर प्रभाव डालते हैं। इसी दृष्टिकोण से ये लिखा जाना चाहिए था, ऐसा ही क्वेश्चन आया है। तो ये आपके पास स्कोप है, आर्टिकल आपको अच्छा कंटेंट दे देंगे। बाकी
रिक्वेस्ट आप लोगों से वीडियो को लाइक शेयर करना, साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, ठीक है। और साथ में मैंने आज आपको सूचना दी थी कि 2 वेबसाइट हमने बना दी है। एक वेबसाइट ये है जिस पर क्या मिलेगा, केवल पीडीएफ के नोट्स मिलेंगे, जो 20-30 रुपये वाले नोट्स हैं। अब बहुत सारे बच्चे गाँव में रहते हैं, उनको प्रिंटेड चाहिए, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है .com की जगह आप यहाँ पे लगा देना ORG, ठीक है, studieswith.digit.org। तो ORG पे क्या मिलेगा, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे। और ये लिंक आपको मैं टेलीग्राम और वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूँ, इन्हीं पर बिलीव करना, ठीक है। ठीक है, कुछ 2 मैंने हेल्पलाइन नंबर दे रखी है आपको, फ़ोन नंबर, उन पे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई दिक्कत आई आपको नोट्स खरीदने में, या कई बार बुक्स थोड़ा सा हम पहुँचा रहे हैं तो कई बार बच्चों को नहीं मिल पाती है, ठीक है। आप थोड़ा सा विश्वास बनाए रखना, सभी तक किताबें पहुँचा रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है। गाँव में बैठ कर आप आराम से यूपीएससी की तैयारी करो, बिना लाखों रुपए, बिना समय आपका फालतू में गंवा रहे हो उधर कोचिंगों के चक्कर में। तो इससे अच्छा कंटेंट, वैल्यू एडिशन आपको यहाँ से मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।